हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर अपना अपना सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से लर्नर सब जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन हायर एजुकेशन, जो पेपर वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सब जुड़ जाइए, जल्दी से सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन टॉपिक हायर एजुकेशन। एंड सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था यहाँ पे, तो इसी के लिए हम अपना सेशंस को थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जल्दी चलिए हम अपना सेशंस को स्टार्ट ही कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमॉन्ग्स द फर्स्ट थ्री दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857। देखिए, हमारा 1857 में कुछ यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चीज नहीं है। एक तीन चीज यहाँ पे है जो कि एस्टेब्लिश हुए थे 1857 में, बट ये ऑप्शन में एक ऐसा चीज है, ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका आंसर नहीं होगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब बताएंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या था हमारा? सी में हमारा था दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी हमारा 1857 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो हम इनको एक छोटा सा निमोनिक से याद रख सकते हैं, बीएमसी, बॉम्बे, ओके, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। तो देखिए, यहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुआ था उसका डिस्पैच कब आया था? सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में 1854 में आया था। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फेमसली नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने दिया था 1854 में। रिकमेंडेड क्रिएटिंग ए प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स टू यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने बताया था कि हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल में टोटली चेंज करेंगे। इट सॉट टू एनकरेज द इंडिजिनियस एजुकेशन एंड प्लान द फॉर्मुलेशन ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने कुछ न्यू वहां पे स्कीम्स लाया था, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को इन्होंने चेंज किया था। और सब्सिक्वेंटली द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन सितंबर 1857 में फाइनली बना था। क्या क्या यूनिवर्सिटी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड एंड लेटर ऑन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन 1887 में। ओके, तो 1857 में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्या याद रखना पड़ेगा? बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिश हुआ था। और 1887 में आपको याद रखना है क्या? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहां पे क्वेश्चन आया है आपका अष्टदाई। अष्टदाई वाज रिटन बाय हुम? क्या चाणक्य ने लिखा था, क्या जीवका ने लिखा था, क्या कात्यायन ने लिखा था, या फिर पाणिनि ने लिखा था? अष्टदाई ने किसने लिखा था? अष्टदाई को कौन थे कंपोजर ऑफ अष्टदाई? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे जो आसाम सेट आ रहा है या फिर आगे जो सेट एग्जाम, कोई भी सेट एग्जाम जो आ रहा है, उनको इससे बेनिफिशियल हो सके। या फिर यूजीसी नेट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ताकि सबको बेनिफिशियल हो जाए। तो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
देखिए चाणक्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, आपको याद रखना पड़ेगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसको हम मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जीवक मेडिसिन, जीवक ने क्या लिखा था, मेडिसिन के ऊपर बताया था। पाणिनि ने क्या लिखा था, ग्रामर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, पाणिनि के ऊपर ही पूछा था, तो पाणिनि ने क्या लिखा था, ग्रामर। कात्यायन ने दिया था व्याकरण का कॉन्सेप्ट, हो व्याकरण के ऊपर उन्होंने बताया था। तो मैंने आपको, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, इसे किसने दिया था, राधाकृष्ण कमीशन ने, मुदलियर कमीशन ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, या फिर कोठारी कमीशन ने। क्या होगा इसका आंसर, सब बताएंगे। जो एंड रिपोर्ट, एजुकेशन और नेशनल रिपोर्ट को हम एंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। जो एंड रिपोर्ट आया था, जो एंड रिपोर्ट था, इसे किसने दिया था, एंड रिपोर्ट को किसने दिया था, इसको दिया था कोठारी कमीशन ने। किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, उस टाइम के यूजीसी के चेयरपर्सन थे दौलत सिंह कोठारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन। देखिए यहां पे कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 टू 1966 में कोठारी कमीशन आया था, एस्टेब्लिशमेंट में था उस समय। ओके, इसको हम एजुकेशन इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इन मोस्टली पॉपुलरली एज द कोठारी कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 1964। आपको ये डेट भी याद रखना पड़ेगा, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 14 जुलाई 1964 में कोठारी कमीशन का एस्टेब्लिश हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था, टू इवैल्यूएट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइम में था, उसको हम इवैल्यूएट करने के लिए कोठारी कमीशन का फाउंड आउट किया था। तो कोठारी कमीशन और क्या दिया था, 10+2+3, ये जो हम पढ़ते हैं 10+2+3 स्ट्रक्चर, इसका भी कोठारी कमीशन से ही फाइंड आउट हुआ था। और उस समय के चेयरमैन कौन थे हमारे, दौलत सिंह कोठारी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उनके पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु वाज देन द चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो ये जो कमीशन बना था, ये कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया था, दौलत सिंह कोठारी को। और उस टाइम के चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। द एम वाज टू सर्वे ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एट ऑल लेवल्स। तो मेन एम, ये सर्वे का मेन, कमीशन बनने का मेन एम क्या था, कि हमें हर एजुकेशन, हर लेवल में, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल होता है, हर लेवल में हमें कमीशन का रिपोर्ट मांगा था, चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि ठीक से वो पर्पस हो रहा है कि नहीं। गिव सजेशन टू हेल्प द एजुकेशन सिस्टम टू प्रोग्रेस एट ऑल लेवल। ओके, हेलो अनम साहब, सर ये सेट के लिए भी है क्या? डेफिनेटली अनम साहब, ये डेफिनेटली आपको सेट, जो भी सेट एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एमए सेट या फिर जो आसाम सेट आने वाला है, उसके लिए भी आपको ये बेनिफिशियल होगा, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अच्छे से कंसेप्ट को आप समझते चलिए। तो कोठारी कमीशन देखिए, कोठारी कमीशन कब एस्टेब्लिशमेंट में आया था, 1964 टू 1966। ये डेट को याद रखना पड़ेगा। कोठारी कमीशन 1964 से 1967 में आया था। और रिपोर्ट इसने कब सबमिट किया था, अपना रिपोर्ट 1966 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया था, अंडर द टाइटल एजुकेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, END रिपोर्ट। END रिपोर्ट इसने दिया था, एजुकेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। द यूनिक फीचर ऑफ द कमीशन वाज इट कन्विक्शन दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो कोठारी कमीशन में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसका डेट जो 1964 से 1966 में आया था, उसके साथ इसने किसने इसे हम और दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फाइनली एस्टेब्लिशमेंट में कब आया था, 14 जुलाई 1964 में आया था। उस समय के चेयरमैन कौन थे इसके, दौलत सिंह कोठारी उसके चेयरमैन थे। ओके, और यहां पे ये क्या करता था, इवैल्यूएट करता था ऑल एक्सपेक्ट, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल का टोटल एजुकेशन लेवल को इवैल्यूएट करता है। और इन्होंने क्या दिया था, कोठारी कमीशन ने 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये कहां से आया था, कोठारी कमीशन से आया था। और इन्होंने कौन सा रिपोर्ट दिया था, एजुकेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो ये रिपोर्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, एजुकेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एंशिएंट यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन, देखिए न्याय और लॉजिक को कहाँ पढ़ते थे, न्याय और लॉजिक साइंस को हम कहाँ पढ़ते थे,
क्या जगदला में पढ़ते थे, क्या मिथिला में पढ़ते थे, नादिया में पढ़ते थे, या फिर वल्लभी में पढ़ते थे? तो न्याय स्कूल, जो लॉजिक स्कूल, ये सब हम कहाँ पे पढ़ते थे? ये सब सब्जेक्ट हमारा था मिथिला यूनिवर्सिटी में। केवल हम सब्जेक्ट कहाँ पे पढ़ते थे? मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी क्या था? इट इज बिलीव दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक। कौन थे? राजा जनक, द फादर ऑफ सीता। ओके, इट वॉज फेमस फॉर ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये किसके लिए फेमस था? ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको वेदास, पुराणास, इसके ऊपर पढ़ाई होता था। ऋषिज एंड अदर लर्नर टुक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिस यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस होता था जहाँ पे ऋषिज और बहुत सारे ऋषि मुनीस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे और कॉन्फ्रेंस में हेल्ड पार्टिसिपेट करते थे। द सब्जेक्ट लाइक, यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होता था? लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइंस, स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग वेदास, न्याय शास्त्रों को भी यहाँ पे पढ़ाई होता था। वेर ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटीज। तो आपको सब्जेक्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होता था? लिटरेचर, फाइन आर्ट, साइंस, स्क्रिप्चर्स, न्याय लॉजिक के ऊपर भी पढ़ाई होता था। इन 12th सेंचुरी स्कूल ऑफ न्याय लॉजिक नव्य न्याय वॉज फाउंडेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर गणेश उपाध्याय। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि नव्य न्याय जो सब्जेक्ट, उसके किसने फाउंड किया था? गणेश उपाध्याय ने फाउंड किया था इन मिथिला यूनिवर्सिटी, इन दिस यूनिवर्सिटी। ओके, लेटर न्याय, jurisprudence एंड तर्क शास्त्र वे टू फेमस सब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्सिटीज। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र ये यूनिवर्सिटीज के दो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता था। तो मिथिला यूनिवर्सिटीज में आपको क्या याद रखना है? इसे किसने फाउंड किया था? ये कब पीक में था? राजा जनक के टाइम में पीक में था, द फादर ऑफ सीता। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता था? ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ाई होता था। और यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता था? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के थ्रू पढ़ाई होता था। यहाँ पे ऋषि मुनीस आके कॉन्फ्रेंस करते थे और पढ़ाई होता था। और यहाँ पे कौन सा दो सब्जेक्ट के लिए बहुत ही फेमस था? आपका न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए ये यूनिवर्सिटीज बहुत ही फेमस था। और यहाँ पे नव्य न्याय एक नया सब्जेक्ट था, इसे किसने फाउंड आउट किया था? यहाँ पे गणेश उपाध्याय ने फाउंड आउट किया था नव्य न्याय को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। जो हम पढ़ाई करते थे एंशिएंट टाइम में, उसका मेन एम क्या था? क्या हम इमांसिपेशन और लिबरेशन के लिए पढ़ाई करते थे, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करते थे, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड्स, या फिर इनकलकुलेशन ऑफ सोशल वैल्यूज? जो हम एंशिएंट इंडिया में जो पढ़ाई करते थे उसका मेन फोकस क्या होता था? क्यों पढ़ाई करते थे हम? बिकॉज वी वॉन्ट लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम पढ़ाई करते थे। मोक्ष कैसे मोक्ष मिल जाएगा, इसके लिए हम पढ़ाई करते थे इन एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया है नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला के ऊपर। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। ये पूछा, ये स्टेटमेंट में दिया है। द एंट्रेंस टेस्ट of its own kind was prevalent in ancient seat of learning of India। ओके, दो स्टेटमेंट दिया है, आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो बोल रहा है कि जो नालंदा है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज है एंशिएंट इंडिया में, क्या वो अभी भी इंडिया में ही लोकेटेड है इन इंडियन टेरिटरी? और सेकेंड स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है जो हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं डिफरेंट रहता है, मतलब नालंदा का डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, तक्षशिला का डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, उसी तरह विक्रमशिला का भी डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट होता था। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या एक स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा सही है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आ चुका है। और अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हायर एजुकेशन के में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो मैंने 10 मिनट सीरीज करा रहा हूं, अगर आपने उसमें नहीं देखा तो मैंने आपको नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के ऊपर 10 मिनट के अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट वहां पे समझा चुका हूं। तो डेफिनेटली आप आइए एक बार जरूर देखिए, उससे आपका और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला
लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी नाउ, नहीं, वो पास्ट में था। अभी ये जो विक्रम से आप जो तक्षशिला देख रहे हो, ये कहां पे है? ये अभी पाकिस्तान में है, ये अभी इंडियन टेरिटरी में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। ओके, नालंदा ये इंडिया में है। ये इंडिया में कहां पे आपको मिलेगा? इंडिया में आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलेगा। विक्रमशिला भी आपको बिहार, इंडिया में ही देखने को मिलेगा, बिहार में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं। द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इट्स ओन काइंड वाज प्रिवेलेंट इन एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया। देखिए डिफरेंट जितने भी आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के थे, उनके सेपरेट ही एंट्रेंस टेस्ट होते। तो स्टेटमेंट 2 इज सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो चलिए थोड़ा यहां देख लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम द इंडिया वाज द प्राइड हब ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में इंडिया के ऊपर ही बहुत पढ़ाई होता था। जितने भी बाहर विदेश से लोग सब आके इंडिया में ही पढ़ाई करते थे। यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा ये कहाँ पे? बिहार में। विक्रमशिला कहाँ पे? बिहार में है। एंड तक्षशिला भी कहाँ पे? रावलपिंडी पाकिस्तान में है। वेयर द सेंटर ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विजिटेड टू गेट एन एजुकेशन इन सब्जेक्ट लाइक फिलोसॉफी, मेडिसिन, एरिथमेटिक इटीसी। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाई होता था। सच एज फिलोसॉफी में पढ़ाई होता था, मेडिसिन में पढ़ाई होता था, एरिथमेटिक साइंस के ऊपर पढ़ाई होता था। ओके, बट यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसीजर होता था ना इन दिस यूनिवर्सिटीज वाज वेरी टफ। यहाँ पे इजीली किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता था। स्टूडेंट हैड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हेंस ओनली मेरिटियस स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट एडमिशंस। सो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो भी एडमिशन प्रोसीजर होता था, आपका एडमिशन प्रोसेस होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। ओनली जो मेरिटियस स्टूडेंट होता था उन्हीं को ही यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन मिलता था। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिविलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम। जो एंशिएंट टाइम में जो नालंदा यूनिवर्सिटीज था, वहां पे कौन सा मोड ऑफ एडमिशन होता था? वहां पे एडमिशन प्रोसेस कैसा होता था? क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता था? क्या इंटरव्यू के थ्रू होता था? क्या गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के होता था? या फिर पीयर डिस्कशन से होता था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी से नालंदा, वहां पे कौन सा टाइप ऑफ होता था एग्जामिनेशन? मतलब कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होता था वहां पे? चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मतलब यहां पे हो जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। इन एंशिएंट टाइम द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू नालंदा यूनिवर्सिटीज वाज डिफिकल्ट। इतना इजीली किसी को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था। द एंट्रेंस टेस्ट वाज टेकन बाय द स्कॉलर्स। जो वहां पे स्कॉलर्स होते थे, ओके, उन लोग यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लेते थे फ्रॉम द स्टूडेंट्स who wanted to get admissions. Only the students who were successful in the examination had the right to enter the examination. तो वहां पे भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था और जो स्टूडेंट्स ये सक्सेसफुली क्लियर करते थे एग्जामिनेशन को, उन्हीं को ही वहां पे एडमिशंस मिलता था। स्टूडेंट डिड नॉट हैव टू पे, यहाँ पे कुछ पेमेंट सिस्टम नहीं होता था। एनी फी टू गेट एडमिशंस, तो आपको एडमिशंस के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, बस आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रेसिडेंट्स के रहने के लिए घर मिलता था, खाना मिलता था, क्लोथिंग ईटीसी वाज फ्री। तो सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलता था, बस आपको एंट्रेंस एग्जाम वहां पे क्लियर करना पड़ता था। कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटीज में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग हुज रूल वाज द हिस्टोरिकल नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश। जो नालंदा यूनिवर्सिटीज को मेन एस्टेब्लिशर कौन थे? किसने एस्टेब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटीज को? क्या बिंदुसारा ने एस्टेब्लिश किया था? क्या दशरथ ने एस्टेब्लिश किया था? क्या चंद्रगुप्त ने एस्टेब्लिश किया था? या फिर कुमारगुप्त ने एस्टेब्लिश किया था? किसने किया था? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटीज था हिस्टोरिकल, जो एंशिएंट टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटीज था, उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुमारगुप्ता ने एस्टेब्लिश किया था। किसने? कुमारगुप्ता ने एस्टेब्लिश किया था। वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फाउंडेड इन द 5th century BC। ओके,
उसे किसने एस्टेब्लिश किया था? कुमार गुप्ता। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुमार गुप्ता ने इसे एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर द स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ हिनायाना। हिनायाना सब्जेक्ट एक बुद्धिस्ट सब्जेक्ट है। हिनायाना क्या है? ये एक सब्जेक्ट था, स्पेसिफिकली किसके रिलेटेड था? स्पेसिफिकली बुद्धिज्म के ऊपर ये फोकस करता था, बुद्धिज्म रिलेटेड सब्जेक्ट था। ओके, तो ये जो हिनायाना सब्जेक्ट था ये कहाँ पे पढ़ाई होता था? क्या नादिया यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था? क्या नालंदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था? क्या वल्लभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था? या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था? कहाँ पढ़ाई होता था? द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ हिनायाना वाज स्टडीड इन विच यूनिवर्सिटीज? नादिया यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटीज, वल्लभी यूनिवर्सिटीज या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज? क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वल्लभी यूनिवर्सिटीज में। हिनायाना कहाँ पे पढ़ाई होता था? वल्लभी यूनिवर्सिटी। देखिए हिनायाना कहाँ पे पढ़ाई होता था आपका? वल्लभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था। आई होप ये वाला चार्ट आपको विजिबल होगा। देखिए वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, ये एक फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी था एंड द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता था आपका? बुद्धिस्ट लर्निंग के ऊपर पढ़ाई होता था, विच इज प्रेजेंटली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये अभी कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको गुजरात में इसको मिलेगा, सौराष्ट्र में। लोकेटेड इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ पे है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ये सिचुएटेड है। दिस यूनिवर्सिटीज वाज स्पेशलाइज्ड एंड फेमस फॉर स्टडी ऑफ हिनायाना बिटवीन 600 CE टू 1200 CE। तो ये अपना ये जो 600 CE टू 1200 CE में ये अपना पीक में था और ये बहुत ही फेमस था। किसके लिए? हिनायाना सब्जेक्ट के लिए बहुत ही फेमस था। और इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? मैत्रिका एम्पायर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैत्रिका एम्पायर ने इसको एस्टेब्लिश किया था। वाज द कैपिटल ऑफ वल्लभी एंड भतर्क। ये याद रखना पड़ेगा। उस टाइम के राजा का नाम क्या था? भतर्क जो राजा थे, द किंग ऑफ मैत्रिका फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी। इसे किसने फाउंडेड किया था? भतर्क ऑफ मैत्रिका एम्पायर फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी वाज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मैनी रिलीजियस स्टडी एंड ऑल्सो इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक, यहाँ पे थियोलॉजी पढ़ाई होता था, वार्ता के ऊपर पढ़ाई होता था, अर्थशास्त्र के ऊपर पढ़ाई होता था, मेडिकल साइंस के ऊपर पढ़ाई होता था, नित्य शास्त्र के ऊपर पढ़ाई होता था। और यहाँ पे दो ये वाला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, स्थिरामती एंड गुणामती were the two known students of these universities। तो दो मेन स्कॉलर कौन कौन थे वल्लभी यूनिवर्सिटी के? स्थिरामती एंड गुणामती। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे चाइनीज स्कॉलर किसने विजिट किया था? इजिंग एंड ज़ुआंगज़ैंग। ये दो चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया था ये यूनिवर्सिटीज को। इट वॉज रिनाउंड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस एंड मेंटल फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको रिलीजियस टॉलरेंस भी मिलता था और मेंटल फ्रीडम भी मिलता था। तो और यहाँ पे आपको ब्राह्मणिकल स्टडीज के ऊपर भी पढ़ाई होता था और मेन यहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर फोकस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजियन। जो नालंदा में जो पढ़ाई होता था वो बेसिकली कौन सा रिलीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करता था? क्या इस्लाम के ऊपर, क्या क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्या जैनिज्म के ऊपर या फिर बुद्धिज्म के ऊपर? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो नालंदा था वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बेसिकली फेमस था आपका बुद्धिज्म के लिए। बुद्धिज्म स्टडीज यहाँ पे होता था, बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। देखिए नालंदा स्टैंड आउट एज द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फॉर 800 ईयर्स। तब तक 800 ईयर्स के तक ये अपना पीक में था। और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट किसके ऊपर पढ़ाई होता था? बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। और इसे मेजर महावीरा में भी गिना जाता था। महावीरा क्या होता है? महावीरा ये होता है जहाँ पे मॉन्क्स जाके स्टडीज करते हैं और वहां पे रहते भी हैं, तो उसको महावीरा बोलते हैं। और ये 5 सेंचुरी AD टू 1200 AD तक ये अपना पीक में था। और ये कहाँ पे था? मगध में था। एंशिएंट टाइम में
मगध में ये एस्टेब्लिशमेंट था। और ये कब, इसका एंड कब हुआ, 12 सेंचुरी एडी में कब एंड हो गया। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी ने। इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी ने। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है, कब, 2016 में। कब डिक्लेयर हुआ था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2016 में। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो यूनेस्को है नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था, 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर ओदंतपुरी। जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इंडिया में उस टाइम में कौन सा यूनिवर्सिटीज बहुत ही फेमस था और हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग था, क्या 1 2, क्या 1 2 3, 1 2 3 4 या फिर 1 2 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए नालंदा भी उस टाइम में बहुत ही फेमस था, तक्षशिला भी फेमस था, विक्रमशिला भी फेमस था, एज वेल एज ओदंतपुरी भी बहुत ही फेमस था। The teaching in the universities of ancient India was controlled by a board of eminent teachers, the affairs of which universities were administered by the board of विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिससे जो विक्रमशिला के जो बोर्ड थे, बोर्ड डिपार्टमेंट थे, विक्रमशिला के साथ साथ ऐसा और एक कौन सा यूनिवर्सिटीज है जो सेम टाइम में एक दोनों को कंपेयर किया जाता था या फिर उन्हीं सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो विक्रमशिला के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो बोर्ड थे, वो ही सेम नालंदा के भी थे। देखिए यहाँ पे है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज बोर्ड वाज आल्सो अकाउंटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो विक्रमशिला के जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर थे, वो नालंदा के भी सेम बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही काम देखते थे। द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क बिटवीन टू यूनिवर्सिटी वाज बिकॉज ऑफ किंग धर्मपाला, as he was the owner of this universities। तो किंग धर्मपाला ही थे जो विक्रमशिला एज वेल एज नालंदा यूनिवर्सिटीज को फाउंड आउट किए थे। तो इसी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों के सेम ही थे। और विक्रमशिला वाज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। विक्रम, अगर आपको लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछता है तो आप विक्रमशिला बताओगे। और ये बेसिकली किसके लिए फेमस था, तंत्र मंत्र के लिए फेमस था, तांत्रिज्म के लिए ये फेमस था। और यहाँ पे तंत्र मंत्र के ऊपर ही आपको पढ़ाया जाता था। ओके, तसु, तसबुर, आद। सर क्लास कब तक चलेगी? देखिए तसु, बेसिकली और 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। ओके, Which one of the following ancient universities provided for the teaching of special subject like वज्रयाना? देखिए यहाँ पे अभी पूछा क्या है, वज्रयाना बुद्धिज्म along with other subject। क्या मिथिला यूनिवर्सिटीज, क्या जगदला यूनिवर्सिटीज, क्या नालंदा यूनिवर्सिटीज या फिर ओदंतपुरी यूनिवर्सिटीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जगदला यूनिवर्सिटीज। ओके, वज्रयान के लिए किसकी कौन सा यूनिवर्सिटीज फेमस है? जगदला यूनिवर्सिटीज। द मेन गवर्नमेंट बॉडी एट द टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो मेन गवर्निंग बॉडी होता है हमारा टर्शियरी लेवल। टर्शियरी लेवल मतलब क्या है, हमारा हायर एजुकेशन लेवल, उसका मेन गवर्निंग बॉडी कौन होता है? यूजीसी होता है। यूजीसी ही हमारा कोऑर्डिनेट करता है एट द हायर एजुकेशन लेवल। वही एजुकेशन को ग्रांट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो यूजीसी हमारा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, इन विच ईयर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है हमारा यूजीसी, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन सा ईयर में? 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट चलते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन व्हाट? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर उर्दू? जो हमारा एंशियंट टाइम में था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम, बेसिक सिस्टम को फॉलो करते थे? क्या होगा इसका आंसर? ओके, तसु ने बताया 15 का सी। उन्होंने लास्ट क्वेश्चन का बताया क्या? 15 का सी 1948 में। उन्होंने बताया 1950 में। ओके सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये बी होगा, बी है, सी है। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था।
तो ये वाला क्वेश्चन बताइए 16 का क्या हो जाएगा आंसर। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन, जो वेदा सिस्टम में हम पढ़ते थे वहां पे कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलो किया जाता था, कम्युनिकेट जो होता था वो बेसिकली आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन होता था संस्कृत में, आपको संस्कृत में ही सब कुछ पढ़ाया जाता था। लक्ष्मण एंड तसु योर आंसर आर डेफिनेटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो वहां पे हमारा संस्कृत में पढ़ाई होता था। देखिए वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होता था, हमारा 4 वेदास हैं, नेमली द ऋग वेदा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारा जो 4 वेदास है क्या क्या है, ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा एंड अथर्व वेदा। ओके, प्रोक्लेम दैट द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। तो मेन एम ऑफ एंशिएंट टाइम में हमारा मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या होता था, हमें मोक्ष की प्राप्ति, टू रियलाइज गॉड, दैट वाज द मेन एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। ओके, उसके साथ साथ क्या हुआ, एवरीवन वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एजुकेशन। तो उस टाइम में सबको एजुकेशन मिलता था, सबको एंटाइटल्ड था कि वो एजुकेशन ले सके। द गुरुकुल सिस्टम, देखिए उस टाइम में हमारा एंशिएंट टाइम में कौन सा सिस्टम चलता था, गुरुकुल सिस्टम चलता था, इज बिलीव टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। जो हमारा वैदिक पीरियड था उसी टाइम में हमारा क्या हुआ, गुरुकुल सिस्टम का इवॉल्व हुआ था। उसके साथ साथ इन दिस सिस्टम द पीपल स्टेड विद द गुरु एंड रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम हिम। तो उस टाइम में क्या होता था, जो भी स्टूडेंट्स रहते थे वो गुरु के साथ रहते थे और वहीं पे उनको एजुकेशन मिलता था। देखिए यहाँ पे लिखा है संस्कृत, संस्कृत सर्व्ड एज द मीडियम ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। जो हमारा ब्राह्मणिकल एजुकेशन होता था, जहाँ पे हम पुराणास वेदास इसके ऊपर पढ़ते थे, वहां पे हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था, संस्कृत टर्म हम यूज करते थे। वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आर इन संस्कृत लैंग्वेज। जो भी हमारा वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर्स था वो किसमें लिखा गया था, संस्कृत लिटरेचर में लिखा गया था। द वेदास वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गुरुज टू शिष्य ओरली। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन होता था, एक गुरु अपने शिष्य को किस तरह बताता था, मुंह से बताता, ओरली बताता था। Hence it is clear that the medium of instruction in the Vedic system of education has been Sanskrit. तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, संस्कृत था, और गुरु अपना शिष्य को कैसे ट्रांसमिट करता था, ओरली ट्रांसमिट करता था। और जितना भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे वो किस में लिखा था, संस्कृत में लिखा था। और मेन एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन क्या था, हमें मोक्ष की प्राप्ति और टू रियलाइज गॉड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, on the occasion of Women Day, you can get all our courses at only 4,999 only. Okay, तो आपको क्या क्या कोर्सेस मिल सकता है, देखिए ये ऑफर वैलिड है ओनली अप टू 8 मार्च। तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स को अवेल कीजिए। आपको यूजीसी नेट में कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इंग्लिश, कॉमर्स एंड पेपर 1 के कोर्सेस मिल जाएंगे ओनली एट 4,999। तो दिस इज वन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अवेल कीजिए और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह का मैं आपके साथ एमसीक्यूज लेके आऊँगा ऑन टॉपिक हायर एजुकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके जो भी सेट एग्जाम होने वाले हैं या फिर यूजीसी नेट एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए आपको ये जितने भी मैं टॉपिक करवाऊँगा, जितने भी एमसीक्यूज करवाऊँगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ऑनेस्ट फीडबैक अपना बात पोस्ट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको सेशन। ओके, आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।